नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता HN अध्ययन पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम लोगों की पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की क्लास 3 है। तो आज हम लोगों का टॉपिक क्या रहेगा? क्लाइमेट चेंज एंड इट्स सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल डायमेंशंस, मतलब जलवायु परिवर्तन और उसके सामाजिक और आर्थिक कैसे इफेक्ट पड़ते हैं ये सब। इसके अलावा इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट ऑन ह्यूमन हेल्थ, जो हमारे प्रदूषक तत्व या प्रदूषक जलवायु होती है उनका ह्यूमन हेल्थ पे कैसे प्रभाव पड़ता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें नेचुरल एंड एनर्जी सोर्स, हमारे जो नेचुरल एनर्जी सोर्स है वो कौन कौन से, जैसे सोलर हो गया, विंड हो गई, सॉयल, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर एंड फॉरेस्ट। इसके बाद नेचुरल हैजार्ड, मतलब प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो आज हमारा ये सब टॉपिक रहेगा। इससे पहले हम लोगों ने सबसे पहली वाली क्लास में क्या देखा था? MDG SDG गोल देखे थे। इसके अलावा दूसरी क्लास में हमने देखा था कि हमारे कौन कौन से प्रदूषण पॉल्यूटेंट होते हैं, तो उनका कैसे कैसे प्रभाव पड़ता है। जैसे वाटर पोल्यूशन था, इसके बाद नॉइज पोल्यूशन था। ठीक है, इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। और जो बच्चों ने पहले की क्लासें नहीं देखी है वो लोग पहले की क्लासें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। तो सबसे पहले जानिए क्लाइमेट क्या होता है। क्लाइमेट हमारी जिसको बोलते हैं जलवायु। जलवायु क्या होती है? किसी भी एरिया का औसत मौसम जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? जलवायु। जैसे इंडिया का जलवायु अलग होता है, बाहर जो कंट्रीज हैं उनका जलवायु अलग अलग होता है। तो क्लाइमेट चेंज क्या हो गया? जलवायु परिवर्तन। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जब हमारी जलवायु में परिवर्तन होता है तो उसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। जैसे ह्यूमन हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके अलावा सामाजिक क्या प्रभाव पड़ते हैं, आर्थिक क्या प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, तो ये सब हम लोग देखेंगे। इसमें इससे रिलेटेड UGC नेट में काफी क्वेश्चन देखने मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे इसमें ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है, तो उनकी जो ग्रीन हाउस गैस की गैसें होती हैं तो वो कैसे इफेक्ट करती हैं। तो कौन कौन सी गैसें होती हैं? CO2, CH4, CFC। ठीक है, जिसमें हमारी जो CH4 है मीथेन गैस, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है, और CO2 लेकिन हमारे पर्यावरण में ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा CFC जो हमारी गैस है उसका प्रभाव किस पे ज्यादा पड़ता है? जो हमारी ओजोन लेयर होती है उस पर ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये सब गैसों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन सी गैसें हैं ग्रीन हाउस की जो इफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? क्लाइमेट चेंज। वैश्विक अर्थव्यवस्था और सभ्यता पर संभावित प्रत्यक्ष प्रतिकूल प्रभाव के कारण जलवायु परिवर्तन 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह औसत मौसम पैटर्न में एक दीर्घकालिक परिवर्तन है। यह समय की अवधि में हो सकता है जो एक दशक से लेकर लाखों वर्षों तक हो सकता है। जलवायु परिवर्तन एक विशिष्ट क्षेत्र तक सीमित हो सकता है या पूरी पृथ्वी पर हो सकता है। मतलब जो क्लाइमेट चेंज हमारा जलवायु परिवर्तन है वो एक पर्टिकुलर जगह पे भी होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कहीं पे बाढ़ आ जाती है, कहीं भूकंप देखने को मिल जाता है। अभी तुर्की में ही भूकंप देखने को मिला था, तो एक पर्टिकुलर जगह हो गई। या फिर पूरा जैसे कोरोना एक थी बीमारी कह सकते हैं, उसका प्रभाव तो हर जगह देखने को मिले था। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया? तो ये सब हमारे जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड चीजें हैं। आपको जलवायु समझ में आ गई? इसके अलावा आगे हम देखेंगे, अब है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है? हमारी पृथ्वी गोल है, ठीक है, उसके चारों ओर एक परत पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस की परत। तो उसमें जो गैसें होती है, जैसे हमारी पृथ्वी गोल है, अगर वो परत ना पाई जाए तो क्या होगा कि हम लोगों का जीवन वहां पे असंभव हो जाएगा। तो ये जो गैसें हैं जो पृथ्वी को गर्मी प्रदान करती रहती है, जिसकी वजह से वहां पे हम लोगों का सरवाइव करना आसान हो जाता है।
तो अब क्या हो रहा है, जो हमारी गैसें हैं, ठीक है, तो बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल एरिया है या जो भी पोल्यूशन बढ़ रहे हैं उनकी वजह से वो गैसें भी बढ़ती जा रही हैं, जिससे हमारी पृथ्वी का तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, जैसे देखा है आपने बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि जब हमारा प्रदूषण ज्यादा बढ़ता है तो उससे कैसे कैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से काफी नुकसानदायक चीजें सामने आती हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग जो है हमारी बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ दशकों के दौरान पृथ्वी के निकट सतही हवा और महासागरों के औसत तापमान में उत्तरोत्तर वृद्धि और भविष्य भी इसके जारी रहने की संभावना है। मतलब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस जो है वो भी बढ़ती जा रही है। उसकी वजह से बहुत सारे नुकसान या बहुत सारी बीमारियां भी देखने को मिलती हैं। यह मुख्य रूप से वातावरण में गर्मी बनाए रखने वाले GHG उत्सर्जन के कारण होता है। GHG क्या हो गया, वही ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, तो अभी बताया कि जो ग्रीन हाउस गैस है वो जो बढ़ रही है उसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है। और अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे भी और भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये कैसे, जीवाश्म ईंधन के जलने से होती है, वनों की कटाई जो हमारी होती है उससे हो जाते हैं। जैसे मानवीय गतिविधियां के परिणाम स्वरूप होता है, जो जीवाश्म जलाए जाते हैं, जो चिमनियां वगैरह होती है उससे धुआं निकलता है। तो ये सब क्या है, इतने सारे वाहन चलते हैं उनसे जो प्रदूषण फैलता है, नॉइज पोल्यूशन हमारा है उससे प्रदूषण फैल रहा है। तो ये सब किस चीज के कारण है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण है। इसका एक मुख्य प्रभाव वैश्विक मौसम पैटर्न में बदलाव है, जिसे जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है, जलवायु परिवर्तन, जो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था, क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज जैसे जैसे होता जा रहा है, गैसें बढ़ती जा रही है, गर्मी भी, तापमान बढ़ता जा रहा है, ग्रीन हाउस गैसें इफेक्ट हमारा बढ़ने के कारण ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, फिर यहाँ यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है और दोनों शब्दों का परस्पर उपयोग किया जा सकता है। मतलब ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन होगा वैसे वैसे हमारी ग्लोबल वार्मिंग में भी इफेक्ट देखने को मिलता है। इतनी चीज समझ में आ गई। इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ये दिखाया गया है कि जब क्लाइमेट चेंज होता है तो ह्यूमन हेल्थ पे क्या क्या असर देखने को मिलते हैं। जैसे ये देखो यहाँ पे दिखाया गया है कि एयर पोल्यूशन अगर है, ये हम लोग पीछे की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ भी एक बार देख लेते हैं। एयर पोल्यूशन है, अस्थमा हो गया, कार्डियक डिसीज वगैरह हमारे देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा मलेरिया, डेंगू, ये सब चीजें ये किससे होती है, जैसे टाइफाइड वगैरह हो गया, ये सब गंदा पानी है, साफ नहीं मिल पा रहा है, उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हमारी बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, इसके बाद अस्थमा हो गया। ठीक है, वाटर इम्पैक्ट, मतलब पानी गंदा है उसकी वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं। इसके बाद वाटर एंड फूड सप्लाई इम्पैक्ट, माल न्यूट्रिशन, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि बच्चे माल न्यूट्रिशन जो हमारे MDG SDG गोल में उसके बारे में बात भी की गई है, तो उससे रिलेटेड ये सब है। ठीक है, हार्ट रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं बढ़ रही हैं, क्योंकि तापमान बढ़ता जा रहा है तो ये बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ये सारी बहुत सारी चीजें हैं जो कैसे करती हैं, क्लाइमेट चेंज जब होता है तो ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट करती हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज के क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक तो नेचुरल कारण होते हैं, प्राकृतिक जैसे आपदाएं वगैरह देखने को मिलती हैं, तो ये सब क्या है, क्लाइमेट चेंज का कारण है। इसके बाद ह्यूमन कॉज, मतलब मानव निर्मित भी जो कारण है वो भी किस में आते हैं, क्लाइमेट चेंज में आते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि नेचुरल कॉज मतलब जो हमारे प्राकृतिक कारण है वो कौन कौन से हैं जो हमारी जलवायु पे इफेक्ट करते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं ये बहुत नुकसानदायक चीजें पैदा करती है सब चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, महाद्वीपीय बहाव। मानचित्र पर एक नजर से पता चलता है कि दक्षिण अमेरिका,
अफ्रीका के वेविंग के बाइट में कैसे फिट बैठता है। ग्लोब पर लगभग सभी महाद्वीप एक जिग्स पहले घटकों की तरह एक दूसरे में फिट होने लगते हैं। लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले जब पैंजिया नामक एक बड़े भूभाग के हिस्से धीरे धीरे अलग होने लगे तो महाद्वीपों का निर्माण हुआ। दोनों महाद्वीपों पौधों और जानवरों के जीवाश्मों को चट्टानों के बीच कई समानताएं पाई जाती हैं। सबसे पहले जो क्या होता है, जो हमारे महाद्वीप है जैसे एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, ठीक है, ये सब जितने महाद्वीप हैं तो ये इनको निर्माण कैसे, पहले एक ही हुआ करते थे, फिर बाद में धीरे धीरे नेचुरल कॉज या कहते हैं प्राकृतिक चीजों की वजह से ये सब अलग अलग होते चले गए। इसके बाद हमारा क्या है दूसरा, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी भी एक कारण है, ठीक है, ये भी प्राकृतिक में ही आता है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान बड़ी मात्रा में SO2 जलवाष्प, धूल और राख वायुमंडल में फेंक दी जाती है। मतलब ज्वालामुखी से क्या क्या चीज निकलती है, SO2 हो गया, धूल के बहुत सारे कण, तो ये सब वायुमंडल में फैलते जाते हैं। ये भी ग्लोबल वार्मिंग का कारण है और क्लाइमेट चेंज इस पे काफी इसका काफी इफेक्ट पड़ता है क्लाइमेट चेंज पे। ऊपरी सतह जिसे समताप मंडल कहा जाता है तक पहुंच सकता है। मतलब ये जो धूल के कण हैं और राख वगैरह ये उड़ उड़ के हवा में जो हमारा समताप मंडल है वहां तक पहुंच जाते हैं, जहां वे पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड की छोटी बूंदों का निर्माण करते हैं। जब वहां पे वाष्प के रूप में पहुंचे हैं तब वो किसका निर्माण करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का। ये छोटी बूंदें और धूल के कण सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं और सूर्य की आने वाली किरणों को आंशिक रूप से अवरुद्ध कर देते हैं, ठीक है, जिससे वायुमंडल के निचले स्तरों में ठंडक बढ़ जाती है। समताप मंडल में हवाएं एरोसोल को तेजी से या तो पूर्व या पश्चिम दिशा में ग्लोब के चारों ओर ले जाती हैं, ठीक है। तो ज्वालामुखी का हमारा कारण, जो ज्वालामुखी फटता है तो उससे किस किस चीजों का निर्माण होता है वो यहाँ पे सब उन्होंने देखा। इसके अलावा और कौन से कारण है, पृथ्वी का झुकाव, ठीक है। तो तीसरा कारण क्या हो गया, पृथ्वी का झुकाव। पृथ्वी मतलब साल भर में 365 दिनों में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाती है। ये अपनी कक्षा के लंबवत तल से 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। पृथ्वी एकदम सीधी है नहीं, ये थोड़ी सी टिल्ट है, मतलब झुकी हुई है, जिससे क्या होता है कि जलवायु परिवर्तन, ये जैसे जैसे पृथ्वी घूमती जाती है, क्योंकि सूर्य चारों ओर एक चक्कर, सूर्य का चक्कर लगाती है ना, तो जैसे जैसे घूमती जाती है वैसे वैसे दिन और रात या फिर मौसम, जलवायु परिवर्तन, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं, जो मौसमी विविधताओं का कारण बनता है। इसके अलावा पृथ्वी की कक्षा कुछ अंडाकार है, मतलब एकदम गोल नहीं है, थोड़ी चपटी सी होती है, जैसे अंडा आप लोगों ने देखा होगा वैसी पृथ्वी का आकार होता है कुछ कुछ, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 1 वर्ष के दौरान बदलती रहती है, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा कारण, महासागरीय धाराएं। महासागर पृथ्वी के लगभग 71% हिस्से को कवर करते हैं। हम लोगों को बताया जाता है ना कि हमारे पृथ्वी में ज्यादा से ज्यादा जल है और वायुमंडल की तुलना में सूर्य के विकिरण का लगभग 2 गुना अवशोषित करते हैं। महासागरीय धाराएं पूरे ग्रह में बड़ी मात्रा में ऊष्मा स्थानांतरित करती है, जिससे तापमान में अंतर और जलवायु परिवर्तन होता रहता है। इसके अलावा अब हम लोग देखेंगे, ये तो हमारे कौन से हो गए, नेचुरल कॉज, मतलब प्राकृतिक क्या क्या कारण है, ये सारे इसमें आ गए, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो मानव निर्मित हैं, जो हम लोगों ने खुद बनाए हुए हैं। तो मानव निर्मित कौन कौन सी हैं, ये हम लोग पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। और जिन बच्चों ने पिछली क्लासें नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके EVS की पिछली क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि मानव निर्मित कारण कौन कौन से हैं। एक बिंदु से परे मानव गतिविधियों और उपभोग शैलियों को प्रकृति में मानवीय हस्तक्षेप माना जाता है। मतलब कि मानव अपनी सुख सुविधाओं को लेके इतना ज्यादा कॉन्शियस हो चुका है कि पृथ्वी या जलवायु या जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनको कितना नुकसान हो रहा है, ये सब चीजों पे बहुत कम ध्यान दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग
जैसी समस्याएं हम लोगों को देखने को मिलती हैं। शहरीकरण और औद्योगिकीकरण, मतलब हमारी इतनी फैक्ट्रियां बनाई जा रही है, इतना एसी यूज होता है, गाड़ियां इतनी यूज होती हैं, इन सबसे जो गैसें निकलती हैं या धुआं वगैरह निकलता है, तो उससे क्या होता है, क्लाइमेट चेंज पे ये काफ़ी असर करता है। जीवाश्म ईंधन द्वारा संचालित और इस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन में योगदान करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या कारण है जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन में योगदान करते हैं। हमारे सभी गैजेट बिजली से चलते हैं, जो मुख्य रूप से ताप विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न होते हैं, जो आगे जीवाश्म ईंधन कोयले पर चलते हैं। तो हमारे जितने भी गैजेट हैं, अब तो आजकल इतना ज़्यादा गैजेट का हो गया है, सबके घर में अलग अलग मोबाइल देखने को मिलते हैं, लैपटॉप हो गए, टीवी हो गए, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक भी साबित हो रही हैं। इसके अलावा अब हमारा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो जैसे अभी बताया था, अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ग्रीन हाउस। जैसे बताया था, देखो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, इसकी ये जो आप देख रहे होंगे परत जैसी बनी हुई है, ठीक है, तो ये गैसें यहाँ पे होती हैं। कौन कौन सी गैसें होती हैं, CO2, CH4, इसके अलावा CFC, ठीक है। तो ये क्या काम करती है, ये पृथ्वी को गर्मी प्रदान करती है, जिससे क्या होता है जो हम लोग रहते हैं, जीव जंतु या जितनी भी लिविंग चीजें हैं, तो इनको रहने के लिए ये गैसें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या हो रहा है कि बहुत सारी चीजें हो रही है, जैसे तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये गैसों का तापमान भी बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से बीमारियां, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, इस सब जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया कि ग्रीन हाउस गैस कहाँ पाई जाती है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो हम लोग बता पाएंगे। इसके बाद ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। कौन सी है, CO2, CH4, इसके बाद CFC। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सी है, CO2, इसके बाद मीथेन, इसको क्या बोलते हैं, मीथेन। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं ग्रीन हाउस जैसा प्रभाव यहाँ पृथ्वी पर हमारे लिए चीजों को गर्म रखता है। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव सूर्य के विकिरण के साथ साथ काम करता है। ग्रीन हाउस गैसों के बिना ग्रह अधिक ठंडा होगा। अगर हमारी ग्रीन हाउस गैसें नहीं पाई जाएंगी तो हमारी जो पृथ्वी है बहुत ठंडी हो जाएगी, जिससे हम लोगों को सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के लिए कंबल की तरह काम करती हैं और ये कंबल वायुमंडल की क्षोभमंडल परत में पाया जाता है। कौन सी परत में पाया जाता है, तो ये क्वेश्चन में पूछने मिलता है कि ग्रीन हाउस जो गैसें हैं वो कौन सी परत में पाई जाती है, क्षोभमंडल में। ग्रीन हाउस गैसों ने अरबों वर्षों से पृथ्वी से विकिरण को रोककर ग्रह को गर्म रखा हुआ है। ग्रीन हाउस गैसें किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करने के बारे में बहुत चुस्त का मतलब यहाँ पे हो गया, बहुत सक्रिय होती है कि मतलब जैसा एनवायरमेंट है या तापमान है, टेम्परेचर है, उसको जल्दी ऑब्जर्व करने में ये सहायक होती हैं। ठीक है, इसके अलावा पूरी प्रक्रिया तब शुरू होती है जब सूर्य पृथ्वी को गर्म करता है। लघु तरंग सौर विकिरण वायुमंडल से होकर गुजरता है और यह ऊर्जा पृथ्वी के परमाणुओं को तेजी से कंपन या गर्म करती है। पृथ्वी तब लंबी तरंग विकिरण या अवरक्त विकिरण को वापस अंतरिक्ष में विकीर्ण मतलब रेडिएट करती है। यह अवरक्त विकिरण वातावरण को गर्म करता है और इसका कुछ हिस्सा ग्रीन हाउस गैसों द्वारा रोक लिया जाता है। ग्रीन हाउस गैसों द्वारा इंफ्रारेड विकिरण को फंसाने के बाद, ये कुछ मिस्टेक यहाँ पर हो गई है, ठीक है, ये फिर से पृथ्वी का वापस विकीर्ण हो जाता है, जिससे हवा गर्म हो जाती है। विश्व स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड सभी मानव GHG उत्सर्जन का लगभग 3/4 हिस्सा बनता है। अन्य 1/4 GHG उत्सर्जन गैसें जैसे मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सिंथेटिक, औद्योगिक, ये सब गैसें किसमें आती हैं, ग्रीन हाउस
गैसों में। तो सबसे ज्यादा क्या होता है, CO2 उत्सर्जित होता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे CO2 क्या होता है, तो सबसे पहले होता है कि CO2 किसकी वजह से होता है, जो हमारे जीवाश्म ईंधन जलाए जाते हैं, तो CO2 का उत्सर्जन किसकी वजह से ज्यादा होता है, जीवाश्म ईंधन की वजह से। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, और लगभग 30% की वृद्धि पाई गई है, मतलब वैज्ञानिकों ने जो चेक किया हुआ है तो उनके अकॉर्डिंग CO2 हमारी कितनी परसेंट बढ़ी हुई है, 30%। ठीक है, इसके बाद हमारी कौन सी है, CH4 मीथेन। ये किसकी वजह से देखने को मिलती है, जो हमारी आर्द्र भूमि है, जिसको क्या बोलते हैं, वेटलैंड। ठीक है, उसकी वजह से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। इसके बाद एक और हमारी है CFC। किसको क्या बोलते हैं, क्लोरो कार्बन डाइऑक्साइड। ये किसकी वजह से होती है, जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, एयर कंडीशनर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये उनकी वजह से इस गैस का ज्यादा उत्सर्जन होता है, जो बहुत ही हानिकारक है। तो समझ में आ गया, CO2 जीवाश्म ईंधन की वजह से, और CH4 आर्द्रभूमि वेटलैंड जो हमारी है उनकी वजह से। इसके बाद क्लोरो कार्बन डाइऑक्साइड किसकी वजह से, एयर कंडीशनिंग हो गया, रेफ्रिजरेटर हमारा जो हो गया, रेफ्रिजरेटर मतलब हमारा जो फ्रिज यूज होता है, AC यूज होता है नॉर्मल भाषा में। तो ये सब क्या है कि ये सब गैस की वृद्धि का कारण है। तो ग्रीन हाउस गैस समझ में आ गया आप लोगों को, अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये पृथ्वी के चारों ओर क्या पाई जाती है, ग्रीन हाउस गैस है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका हमारे सामाजिक और आर्थिक क्या प्रभाव पड़ता है, जब जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है उसका। संयुक्त राष्ट्र की पहली बड़ी पहल 1972 में स्वीडन में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे क्या बोलते हैं, स्टॉकहोम सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। तो ये सबसे पहले एक वो देखा गया था, इसको कह सकते हैं कि कॉन्फ्रेंस की गई थी हमारे जलवायु परिवर्तन के उपलक्ष्य में। ठीक है, इसके बाद फिर इसके अलावा और भी की गई 1983 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग का गठन किया गया था, जिसका नाम इसके अध्यक्ष ग्रो हार्लेम ब्रुंडलैंड के नाम पर रखा गया था, जिसे ब्रेटलैंड आयोग के नाम से भी जाना जाता है। अब लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इंग्लिश में ये समझ में आएगा, ब्रेटलैंड कमीशन। संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह माना गया कि चूंकि पर्यावरणीय समस्याएं प्रकृति में वैश्विक थी, वैश्विक मतलब ग्लोबल लेवल पे थी, इसलिए सतत विकास के लिए आम नीतियों को तय करने की आवश्यकता थी। अब देखो जो हम लोगों ने MDG और SDG गोल पढ़े थे, उसमें भी ये सब बात की गई थी। तो वो किस लिए बनाए गए थे, ये सब इन्वायरमेंट की वजह से, कि जितनी चीजें बढ़ रही हैं, जैसे हमारी ओजोन लेयर में क्या होता है कि ओजोन लेयर में होल होते जा रहे हैं, तो किसकी वजह से होती है, जो अभी हमने पढ़ी थी CFC, जो हमारी AC और रेफ्रिजरेटर वगैरह से जो गैसें निकलती हैं, वो किस पे इफेक्ट करती है, हमारे ओजोन लेयर पे। ओजोन लेयर को क्या बोलते हैं, O3। तो पता होगा ना आप लोगों को, आपने प्रीवियस अगर देखे होंगे तो ये सब क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद और है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जून 1992 में रियो डी जनेरियो ब्राजील में आयोजित पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, वातावरण में GHG जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, सामान्यता उस स्तर पर जो जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानव जनित हस्तक्षेप को रोक सके। ठीक है, तो ये सब किसकी वजह से रखे गए हैं, हमारे क्लाइमेट चेंज सारे किस पे काम करते हैं, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, क्योंकि इनसे काफी चीजें
बढ़ती जा रही हैं, जितनी भी आजकल बीमारियां देखने मिलती हैं, ये सब का कारण क्या है, इनमें जो वृद्धि हो रही है। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे हमारे बहुत सारे आयोग बनाए गए थे। UNFCCC को 9 मई 1992 को हस्ताक्षर के लिए खोला गया था। अनुसमर्थन के 50 से अधिक देशों के उपकरण प्राप्त करने के बाद ये 21 मार्च 1994 को लागू हुआ। तो ये कब लागू हुआ था? 21 मार्च 1994 को। दिसंबर 2009 तक UNFCCC में 192 ये सदस्य हैं यहाँ पे। ठीक है, सदस्य थे। ये सब क्या है? ये हमारी जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट से रिलेटेड जो भी बनाए गए थे, कमीशन बनाई गई, कॉन्फ्रेंस थी, वो उन सब के बारे में बताया गया है। तो ये भी एग्जाम में इसकी डेट वगैरह पूछ लेते हैं। इसके बाद एक और हमारा एजेंडा 21, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एजेंडा 21 सतत विकास। ये सतत विकास क्या हो गया? SDG। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र की एक कार्य योजना है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का एक परिणाम था। ये उन कार्यों का एक व्यापक खाका मतलब ड्राफ्ट बनाया गया, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र के संगठनों, सरकारों और हर क्षेत्र में प्रमुख समूहों द्वारा विश्व स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और स्थानीय स्तर पर मतलब इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इसके बाद रीजनल लेवल पे, लोकल लेवल पे, सब पे इसको लेके काम किया गया। इसमें मनुष्य सीधे पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। सबसे ज्यादा पर्यावरण किसकी वजह से प्रभावित होता है? जो मानव निर्मित आपदाएं हैं, उनकी वजह से क्या होता है? सबसे ज्यादा हमारा जो ग्रीन हाउस गैसेज है या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उन सब का कहीं ना कहीं ये सब कारण है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका ह्यूमन हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये टॉपिक हम लोग अच्छे से क्लास 2 में भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ भी एक बार देख लेते हैं। पृथ्वी के 70% जानवर हो गए, इंसान भी हो गए, इसके बाद पेड़ पौधे जंगलों में रहते हैं। ठीक है, नहीं यहाँ पे इंसान नहीं है, यहाँ पे 70% जानवर और पेड़ पौधे ठीक है रहते हैं। कई अपने प्राकृतिक आवास के नुकसान से नहीं बच सकते। मतलब ये सब चीजें जो हो रही है, ये सबसे ज्यादा किसके लिए नुकसानदायक है? जो जंगलों में रह रहे हैं, लोग हो गए, लोग भी रहते हैं। इसके अलावा जानवर, पेड़ पौधे, वनों की कटाई में जैव विविधता में कमी आती है, कई प्रजातियों के विलुप्त होने का कारण बनता है। जो प्रजातियां विलुप्त हो रही है वो किस वजह से? क्योंकि वनों की कटाई रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलती जाती है। वातावरण में मौजूद कणों से मानव स्वास्थ्य भी बुरी तरह प्रभावित होता है। ये कण नाक में जलन और सूजन पैदा कर सकते हैं, ये बहती नाक का कारण भी बन सकते हैं। हमारी जो बीमारियां हैं, नोज से रिलेटेड, आई से रिलेटेड या फिर ईयर से रिलेटेड, ये सब किसका कारण है? जो हमारे पॉल्यूटेंट मतलब प्रदूषण तत्व है, उनकी वजह से। वायु प्रदूषण अतिरिक्त रूप से फेफड़ों की क्षति और सीमित फेफड़ों के कार्य से जुड़ा हुआ है। मतलब वायु प्रदूषण से सबसे ज्यादा हमारे लंग्स इफेक्ट करते हैं। हृदय संबंधी क्षति, थकान, सिरदर्द, चिंता, आंख, नाक और गले में जलन, प्रजनन अंगों को नुकसान, लीवर को नुकसान, ये सब किसकी वजह से हो रहे हैं? जो भी प्रदूषण देखने को मिलते हैं हमारे वातावरण में, वो सब ह्यूमन हेल्थ पे कैसे इफेक्ट करते हैं वो सब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज। मतलब कि एनर्जी के क्या क्या स्रोत हैं और प्राकृतिक स्रोत के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो प्राकृतिक सोर्स कौन कौन से आप लोगों को अगर पता है तो कमेंट करके बताइएगा। एक प्राकृतिक संसाधन कुछ ऐसा है जो प्रकृति में पाया जाता है और लोगों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों में प्रकाश, हवा, पानी, पौधे, जानवर, मिट्टी, पत्थर, खनिज और जीवाश्म ईंधन शामिल है। लोगों को जीवित रहने के लिए कुछ प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है।
ठीक है, वे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है, ये एक जीवित प्राणी मशीन और पदार्थ के चलने, कार्य करने या किसी भी प्रकार के कार्य करने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। सभ्यता का संपूर्ण विकास ऊर्जा की उपलब्धता पर आधारित है। ऊर्जा विभिन्न रूपों में मौजूद है और इसे मानव जाति की आवश्यकताओं के अनुरूप समय समय पर संशोधित किया जाता है। ऊर्जा मतलब हमारी जो एनर्जी है, वो जो प्राकृतिक एनर्जी है, ठीक है, वो मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। और कैसे कैसे हम लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पे देखेंगे। अब देखो, ऊर्जा भी दो प्रकार की होती है। एक ऊर्जा होती है रिन्यूएबल ऊर्जा, जिसको हम यूज कर सकते हैं और फिर मतलब यूज करने के बाद दोबारा उसको रिसाइकिल करके दोबारा यूज कर सकते हैं। एक होती है जिसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सी है? एक तो एनर्जी जियोथर्मल एनर्जी हो गई, हमारी सोलर एनर्जी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो सोलर मतलब सूर्य से हम लोग बिजली का उपयोग कर लेते हैं, आजकल तो बहुत ज्यादा चल रहा है, ठीक है। इसके बाद विंड एनर्जी, इसके बाद क्या है? हाइड्रो पावर एनर्जी, मतलब हवा से एनर्जी बनाते हैं। इसके बाद सूर्य से एनर्जी बना रहे हैं। इसके बाद हाइड्रो पानी से, और बायो मास एनर्जी मतलब पेड़ पौधों से, ठीक है। और कौन कौन से? ये फॉसिल फ्यूल, ऑयल, नेचुरल गैस, कोयला हमारा हो गया, न्यूक्लियर, ये कैसे है? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। यहाँ भी वही सब दिखाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ये हवा हो गई, ये पेड़ पौधों से हो गया, ये सूर्य से हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में कि रिन्यूएबल एनर्जी के इंस्टीट्यूट इंडिया में कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से हैं? एक तो है राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, कहाँ पे है? गुड़गांव में। ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी, इसको मैच ऑफ द फॉलोइंग के रूप में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद है राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, जो कहाँ पे है? चेन्नई में। इसके बाद SSS राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा संस्थान, कहाँ पे? कपूरथला पंजाब में जो पाया जाता है, ठीक है। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी कहाँ पे है? नई दिल्ली में। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहाँ पे? ये भी नई दिल्ली में। तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये इंपॉर्टेंट भी है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। और इनका ये भी पूछा जाता है कहाँ से कहाँ पे, तो आप लोग इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा ये आपको PDF टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में टेलीग्राम पे भी आप लोग जुड़ जाइए, जिससे कोई दिक्कत ना हो, आसानी से क्लास अटेंड करने में, आपको PDF लेने में भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद है यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं जो डिस्क्राइब करेंगे नेचुरल सोर्स मतलब एनर्जी के। जैसे सबसे पहले हमारा स्थितिज ऊर्जा। किसी पिंड की यांत्रिक ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो उसकी गति या उसकी स्थिति में आधार पर होती है। जब कोई पिंड गति में होता है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है। जब कोई पिंड गति में होता है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। संभावित ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी पिंड के पास उसकी स्थिति का कारण होती है। उदाहरण के लिए संपीड़ित स्प्रिंग, जैसे स्प्रिंग को ऐसे हम लोग खींचते हैं तो उसमें भी एक एनर्जी होती है, ठीक है। संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का एक उदाहरण है, ठीक है। इसके अलावा हमारी कौन सी है? ऊष्मीय एनर्जी, जिसको क्या बोलते हैं? थर्मल एनर्जी। वह ऊर्जा जो किसी पदार्थ या प्रणाली का उसके तापमान के संबंध में होती है, यानी गतिमान या कंपन करने वाले अणुओं की ऊर्जा। ये एग्जाम्पल दिया गया है। इसका रासायनिक ऊर्जा होती है, आणविक बंधों के रूप में संचित होती है। इसका और कौन कौन सी होती है? परमाणु ऊर्जा, वह द्रव्यमान है जो ऊर्जा में परिवर्तित होता है। इसके ऊर्जा के कुछ अन्य रूप भी हो सकते हैं, जैसे कि विकिरण ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा ऊर्जा के कौन कौन से नेचुरल का वो है एनर्जी जो हम लोगों को नेचुरल प्राप्त होती है, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया एनर्जी
ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी, इसके बाद नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। और ये इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं ये भी आप, ये PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर्स, मतलब प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले प्राकृतिक आपदा होती क्या है। प्राकृतिक खतरे ऐसे खतरे हैं जो प्राकृतिक घटनाएं कौन कौन सी होती है, मौसम संबंधी, भूगर्भीय या यहाँ तक कि जैविक मूल के खतरे के कारण होते हैं। प्राकृतिक खतरों के उदाहरण चक्रवात, सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, जो विशेष रूप से प्राकृतिक उत्पत्ति के कारण है, ठीक है। भूस्खलन, बाढ़, सूखा, आग सामाजिक प्राकृतिक खतरे हैं, क्योंकि उनके कारण प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हो सकते हैं। उदाहरण के लिए भारी बारिश, भूस्खलन या मानव अपशिष्ट से नालियों के अवरुद्ध होने के कारण बाढ़ आ सकती है, ठीक है। प्राकृतिक खतरे आपको पता तो होंगे, जैसे हमारी बाढ़ है, ये क्या है, प्राकृतिक ही है। इसके बाद अर्थक्वेक, सुनामी, ये सब क्या है, थंडर स्ट्रॉम, ये सब कैसे हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं ये सब। अर्थक्वेक क्या होता है, ये पृथ्वी की पपड़ी मतलब सतह, जो पृथ्वी की सतह है का अचानक हिलना, मतलब अर्थक्वेक तो आप लोगों को वैसे भी पता होगा, ठीक है। तो भूकंप क्या होता है, जो पृथ्वी अचानक से हिलने लगती है। भूकंप का प्रवाह अचानक होता है, शायद ही कोई चेतावनी होती है, जिससे भविष्यवाणी करना असंभव हो जाता है। भूकंप विज्ञान भूकंप और भूकंपीय तरंगों का अध्ययन है, जो पृथ्वी के माध्यम से और उसके चारों ओर चलते हैं। इसके बाद क्या है हमारा सुनामी। सुनामी शब्द एक जापानी शब्द तुसु से लिया गया है, जिसका अर्थ है बंदरगाह और नामी का अर्थ है लहरें। सुनामी बहुत लंबी तरंग दैर्ध्य, ये देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये देखो ऐसे ये जा रही है, तो ये क्या होती है, सुनामी। और ये कौन सा शब्द है, जापानी शब्द। आमतौर पर सैकड़ों किलोमीटर के साथ समुद्र की लहरों की एक श्रृंखला है, जो समुद्र के बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के कारण होती है। सुनामी की तरंग दैर्ध्य 10 से 500 किलोमीटर तक हो सकती है। इसकी तरंग दैर्ध्य कितनी हो सकती है, 10 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक, और लहर की अवधि 1 घंटे तक हो सकती है। उसकी लंबी तरंग दैर्ध्य के परिणाम स्वरूप सुनामी उथली जल तरंगों के रूप में कार्य करती है। एक लहर उथले पानी की लहर बन जाती है जब तरंग दैर्ध्य पानी की गहराई की तुलना में बहुत अधिक होती है। कब होती है, जब ये जैसे लहरें चल रही हैं, मतलब नॉर्मल लहरें तो जाती हैं, लेकिन ये बहुत ऊपर तक जा रही है, तो ये क्या हो गया, तो उन्होंने बताया 10 से ये 500 किलोमीटर तक हो सकती है। सुनामी समुद्र तल से तट पर अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तक पहुंच सकती है, जिसे अक्सर 10 मीटर की रनअप ऊंचाई कहा जाता है। क्या बोलते हैं, 10 मीटर की रनअप ऊंचाई। सुनामी समझ में आ गया। अर्थक्वेक पता है कि पृथ्वी हमारी कंपन करने लगती है। इसके बाद सुनामी समुद्री जो लहरें हैं, जब इनमें ज्यादा गड़बड़ देखने को मिलती है, तो ये बहुत ऊंची ऊंची तक जा सकती है। इनकी आवाज भी बहुत खतरनाक होती है, ठीक है। इसके बाद है हमारा ज्वालामुखी। ये भी आप लोगों को पता होगा, ये भी कैसा है, नेचुरल आपदा में आता है। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह में एक उद्घाटन या टूटना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ज्वालामुखी, अच्छा यहाँ पे दिया नहीं गया है। ज्वालामुखी ऐसे होता है, ये यहाँ से ऐसे आग की लपटें बाहर निकलती है, लावा निकलता है, ठीक है। पृथ्वी की सतह से ये ज्वालामुखी के रूप में देखी जाती है। जो गर्म मैग्मा, तो ये निकलता है, इसको क्या बोलते हैं, मैग्मा, ठीक है। ये निकलता है लावा टाइप का, इसको क्या बोलते हैं, मैग्मा, ठीक। और पृथ्वी के भीतर से गैसों को सतह तक पहुंचने की अनुमति देता है। अधिकांश ज्वालामुखियों के शीर्ष पर एक ज्वालामुखी गड्ढा होता है। यहाँ पे जैसे ये गोल गोल होता है, ऐसे ऐसे पाया जाता है, ठीक है, पृथ्वी में। यहाँ से ये निकलती है तरंगे, ठीक है। तो
तो ये एक गोल मुंह जैसा इसको खुला होता है, वहां से ये ज्वालामुखी की निकलती है। क्या निकलता है? मैग्मा। जब वे सक्रिय होते हैं तो उनमें से सामग्री निकलती है। सामग्री मतलब कुछ पदार्थ टाइप निकलते हैं। इनमें लावा, भाप, सल्फर के गैसीय यौगिक, राख, टूटी चट्टाने के टुकड़े, ये सब निकलते रहते हैं। ठीक है, तो ज्वालामुखी समझ में कि क्या होता है। इसके बाद हमारा है चक्रवात, साइक्लोन। ठीक, एक चक्रवात उच्च वायुमंडलीय दबाव से घिरे कम वायुमंडलीय दबाव का एक क्षेत्र है, जिसके परिणाम स्वरूप वायुमंडलीय गड़बड़ी होती है, जिसके साथ उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज दिशा में चलने वाली शक्तिशाली हवाएं चलती हैं। वे मुख्य रूप से दुनिया की उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्रों में होते हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चक्रवातों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में चक्रवात मध्यम प्रकृति के होते हैं, मतलब चक्रवात को अलग अलग देश के अलग अलग भाग में आते हैं और हर जगह उनको अलग अलग नाम दे दिया जाता है। ठीक है, और जो इंडिया में होते हैं वो कैसे होते हैं? मध्यम प्रकृति के। इसके बाद हमारे बाढ़, ये तो सबको पता होगा, आती रहती है इंडिया में। बाढ़ एक नदी का फ्लो जब ज्यादा होता है के साथ या तट पर उच्च जल स्तर की स्थिति है, जो भूमि की बाढ़ की ओर ले जाती है। भूमि को मतलब जो मिट्टी होती है उसको ले जाती है और आमतौर पर जलमग्न नहीं होती। बाढ़ के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे अचानक आने वाली बाढ़, नदी की बाढ़, शहरी बाढ़, मतलब ये कई प्रकार की बाढ़ देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद है बादल का फटना, क्लाउड बर्स्ट। क्या होता है? बादल का फटना, ये भी आप लोगों को पता होगा। कभी कभी ओलों और गरज के साथ, जो सामान्य रूप से कुछ मिनटों से अधिक समय तक नहीं रहता, लेकिन बाढ़ की स्थिति पैदा करने में सक्षम होता है। ठीक है, अधिक जब बारिश होती है तो बादल उस टाइम फटने की, मतलब उस टाइम देखा जाता है कि बादल फटते हैं, तो ये बाढ़ की स्थिति को भी पैदा करने में सक्षम हो सकते हैं। बादल फटने का इस्तेमाल किसी भी अचानक भारी, संक्षिप्त, आमतौर पर बिना वन वाली वर्षा का वर्णन करने के लिए किया जाता है। जून 2013 में भारी वर्षा, आकस्मिक बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने से उत्तराखंड में भारी तबाही हुई थी। उत्तराखंड की तबाही इसी वजह से हुई थी, जिससे हजारों लोगों की मौत हो गई थी। उत्तराखंड का तो पता होगा। ठीक है, जो केदारनाथ मंदिर हमारा बचा हुआ था, बाकी बहुत वहाँ पे नुकसान हो गया था। ठीक है, तो वो किसकी वजह से हुआ था? बादल के फटने की वजह से। ठीक है, इसके बाद हमारे क्या है? सूखा। सूखा भी है कि मतलब पानी ना बरसने की वजह से सूखा जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। एक विस्तारित अवधि के लिए क्षेत्र में अपने सामान्य पैटर्न से वर्षा की अनुपस्थिति या कमी, मतलब वर्षा नहीं होती है तो क्या हो जाता है? हमें सूखा पड़ने की संभावनाएं देखने को मिल जाती है, जिससे समाज में सामान्य पीड़ा होती है। पानी की प्राकृतिक आपूर्ति पर लोगों की मांग और किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में पानी उपलब्ध कराने वाली प्राकृतिक घटना के बीच की परस्पर क्रिया है। केरल राज्य जो 3000 मिलीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है, इसके बाद है हमारी जो जंगलों में आग लग जाती है, ये भी क्या है? प्राकृतिक आपदा। ज्वलनशील वनस्पतियों में कोई भी अनियंत्रित आग जो ग्रामीण इलाकों या जंगल में होती है। एक जंगल की आग अन्य आग से अपने व्यापक आकार से भिन्न होती है, जिस गति से अपने मूल स्रोत से फैल सकती है। दिशाओं को अप्रत्याशित रूप से बदलने की क्षमता और सड़कों, नदियों, आग के टूटने से अंतराल को पार करने की इसकी क्षमता होती है। अब ये जंगल की आग क्या होती है? ये बहुत भयानक भी फैल जाती है, बहुत जगह देखने को भी मिला है। तो ये इससे भी काफी जन धन या आसपास के जो एरिया होते हैं, इलाके हैं, उनको बहुत नुकसान होता है। ठीक है, देखा होगा आपने कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पे भेज दिए जाते हैं इन सब की वजह से। इसके बाद भूस्खलन। भूस्खलन क्या होता है? जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पे जो पत्थर वगैरह गिरते रहते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? भूस्खलन। चट्टान, मिट्टी, कृत्रिम भरा, ये सभी सामग्रियों के संयोजन गिरने से, फिसलने से अलग
होने वाली सतहों के साथ ढलान बनाने वाली सामग्री के नीचे और बाहर की ओर जाने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। भूस्खलन समझ में आ रहा है ना, जो पहाड़ी एरिया है वहां से जो पत्थर ये गिर जाते हैं, भूस्खलन उसको बोला जाता है। ठीक है, तो समझ में आएगा प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी होती हैं। इसके अलावा इन सब प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सरकार ने बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस वगैरह या कह सकते हैं एनवायरमेंट एक्ट वगैरह भी बनाए गए हैं इन सबसे निपटने के लिए। तो वो हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसमें आज कोई भी टॉपिक समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें जो ग्रीन हाउस गैस है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आप लोग अच्छे से देख लेना। इसके बाद एनर्जी के सोर्स कौन कौन से हैं, ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी थी। एक तो हमारी कौन सी थी, CO2, मीथेन, CFC, और भी गैसें होती हैं, लेकिन ये हैं जो ज़्यादा प्रभावित करती हैं। इनके क्या क्या कारण है, ठीक है, ये सब भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये आप लोग इसका PDF आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। और आप लोग कमेंट करके बताते नहीं है कि क्लास कैसी लगी या क्या और चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो हम लोग करेंगे। तो कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा क्लास कैसी लगी। इसी के साथ जिन लोगों ने पिछली क्लासें नहीं देखी है वो भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके HN Atin यूट्यूब चैनल पे सारी क्लासेस फ्री हैं। ठीक है, अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मैं अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करती हूँ। हम लोग जो इससे रिलेटेड एक्ट या प्लान बनाए गए हैं वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।